हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स 1 से 6 अप्रैल के। आज हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हमारे 28 से 31 के जो भी करंट अफेयर्स बचते हैं वो भी हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की डिस्कशन को पहले करंट अफेयर के साथ। पहला करंट अफेयर है हमारा, लग घाटी, लग वैली किस जिले में लोकेटेड है? तो इसका सही आंसर है हमारा कुल्लू जिले में। अब ये न्यूज में क्यों आई हुई थी लग घाटी? न्यूज में ये इसलिए आई थी क्योंकि यहाँ पर एक प्राचीन मूर्ति मिली है भालथी नारायण मंदिर में, और कहा जा रहा है कि ये जो मूर्ति है ये 16वीं शताब्दी की है, 16th सेंचुरी की है ये। क्योंकि यहाँ पर काइका फेस्टिवल जो है वो 30 साल के बाद मनाया जा रहा था, तो मंदिर की एक वॉल को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था। खुदाई के दौरान ये 16वीं शताब्दी की मूर्ति वहां पर मिली है, इसीलिए लग घाटी न्यूज में थी। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है, हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 1972 में अभी जो अमेंडमेंट लाई है उसके अकॉर्डिंग अब बेटियों को कितने बीघा जमीन का अधिकार मिल जाएगा? तो इसका सही आंसर है हमारा 150 बीघा भूमि तक। सबसे पहले तो आप लोग समझ लो कि ये बेसिकली सारा मुद्दा है क्या। हिमाचल प्रदेश में जो ये लैंड होल्डिंग सीलिंग एक्ट था, इसके अकॉर्डिंग पहले क्या था कि अगर कोई भी फैमिली है उसमें अगर उनके पुत्र हैं यानी कि बेटे हैं तो उनको एक इंडिपेंडेंट यूनिट माना जाता था, अलग पारिवारिक इकाई माना जाता था, लेकिन बेटियों को नहीं माना जाता था। जिसके अकॉर्डिंग जो लड़का है उसको अनुमत सीमा से दोगुनी भूमि पर स्वामित्व का, ओनरशिप का अधिकार मिला था, लेकिन बेटियों का ऐसा कोई भी अधिकार नहीं था। अब 51 साल पुराना ये जो लॉ था, इसमें एक अमेंडमेंट लाई है जिसके बाद अब लड़कियों को भी बराबरी का हक मिलेगा और 150 बीघा तक जमीनी अधिकार इनको इसमें मिल जाएगा। जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है कि इस जो ये अधिनियम है इसकी धारा 4 की सब सेक्शन में पुत्र शब्द के बाद पुत्री को भी शामिल किया है। अभी ये जो बिल है वो मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, और जैसे ही राष्ट्रपति की मंजूरी इसको मिलेगी उसके बाद ये एक लॉ बन जाएगा, और लॉ जब बन जाएगा तब लड़कियों को भी बराबरी का अधिकार मिल जाएगा। तो एक तरह से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चीज थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये डिस्क्रिमिनेशन थी एक तरह की, कि लड़कों को ये अधिकार दे दिया गया था ओनरशिप का, लेकिन लड़कियों को नहीं। तो इस तरह से फिर अभी जो लड़कियां हैं उनको बराबरी का अधिकार भी मिल जाएगा। सबसे पहले तो ये जेंडर, मतलब इसका जो आउटकम्स होंगे अच्छे, वो क्या होगा? एक तो जेंडर इक्वालिटी हो गई, सेकंड हो गया विमेन एम्पावरमेंट हो गया, क्योंकि औरतों को, लड़कियों को भी पिता की जो भूमि है उसमें बराबरी का अधिकार मिल जाएगा। 5 साल के बाद ये लगभग हुआ है, यानी कि 51, 5 साल नहीं 5 दशक 51 ईयर्स के बाद ये हुआ है। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है, किस स्कीम के तहत हिमाचल प्रदेश को अभी 37.76 करोड़ रुपए की ग्रांट इन एड मिली है रोड्स की कंडीशन इंप्रूव करने के लिए? तो इसका सही आंसर है हमारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 2000 में शुरू किया गया था, और इसको शुरू करने का जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि जितने भी रूरल एरियाज हैं उनको एक बेटर कनेक्टिविटी दी जाए, अच्छे रोड वहां पे बनाए जाए। अभी हिमाचल प्रदेश को रोड्स को मेंटेन करने के लिए ये जो ग्रांट इन एड है उसे सैंक्शन किया गया है, 37.76 की ग्रांट इन एड है। अब ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ये किस मिनिस्ट्री के तहत आती है? ये आती है आपकी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है, हिमाचल प्रदेश का पहला डॉपलर रडार कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये हमारा स्थापित किया गया है शिमला में। अब आप बोलोगे ये तो पुरानी न्यूज है, फिर करंट अफेयर कैसे हो गया? ये करंट अफेयर इसलिए हो गया डॉपलर वेदर रडार का, बिकॉज हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अब ये भी कह रही है कि अब 2 और जो वेदर रडार हैं, डॉपलर वेदर रडार, किन्नौर और लाहौल स्पीति में स्थापित किए जाएंगे। जो ट्राइबल बेल्ट आती है हमारी किन्नौर और लाहौल स्पीति में, हम लोगों को पता ही है कि रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में 2 और डॉपलर वेदर रडार स्थापित किए गए थे। 3 टोटल हो गए हैं हमारे। 2 कहां पर स्थापित किए गए थे? ये चंबा के जोत में और मंडी डिस्ट्रिक्ट के मुरारी देवी में, एक शिमला में है, तो टोटल 3 हो गए। ये वाली बेल्ट जो है ट्राइबल बेल्ट हमारी, ये रह जाती है। तो अब हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है ये चाह रही है कि यहां पर भी ये एस्टेब्लिश हो जाए। अगर यहां पर एस्टेब्लिश हो जाएगा तो पूरे स्टेट को इसकी एक कवरेज मिल जाएगी। ये जो डॉपलर वेदर रडार है इनका फायदा क्या है, क्यों इनको यूज किया जाता है? अब देखो, मैंने डॉपलर वेदर रडार वाला एक न्यूज पहले भी इंक्लूड की गई थी, तो कमेंट सेक्शन में कुछ एक लोग पूछ रहे थे कि डॉपलर वेदर रडार का काम होता क्या है बेसिकली। देखो, ये जो डॉपलर वेदर रडार हैं ये हमारी हेल्प करेंगे कि जो टाइमली फोरकास्ट है वेदर की, यानी कि मौसम के बारे में सटीक जानकारी हम लोगों को पहले ही मिल जाएगी। ये जो डॉपलर रडार टेक्नोलॉजी है इससे ये हेल्प मिल जाएगी, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे अगर बारिश आ रही है तो कब आएगी, लोकेशन
किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर कितनी इंटेंसिटी से आएगी, जो अगर बुरा मौसम भी है तो उसकी सिवियरिटी कितनी है, यानी कि इंटेंसिटी भी। एक तो बुरा मौसम होता है कि अच्छा ओलावृष्टि हो गई, कितना नुकसान हो जाएगा, ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये पहले ही पता चल जाएंगी, अच्छे से पता चल जाएंगी अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ। तो ये सारा फायदा होता है डॉपलर वेदर रडार स्टेशंस का। तो इससे फार्मर्स को भी बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाएगा, क्योंकि उनकी जो फसल है उसके लिए कैसा मौसम रहेगा, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा। अगर बुरा रहेगा तो क्या वो अरेंजमेंट कर सकते हैं उस बुरे मौसम से अपनी फसलों को बचाने के लिए, ये सारी चीज़ें पहले ही पता चल जाएंगी। तो डॉपलर वेदर रडार अब ट्राइबल बेल्ट में नहीं है, इसके लिए भी हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो एफर्ट कर रही है, इसलिए ये न्यूज़ आई हुई थी। और ये ट्राइबल बेल्ट है हमारी किन्नौर और लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है, हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट लेवेंडर की कल्टीवेशन के लिए किसके साथ कोलैबोरेट करने जा रही है? तो इसका सही आंसर है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। हिमाचल प्रदेश में हमने पिछले वाले करंट अफेयर की वीडियो में भी देखा था, अरोमा मिशन के बारे में मैंने पढ़ा था, जहां पर मैंने आपको बताया था कि जो अरोमा मिशन शुरू किया गया है उसमें सलूनी रीजन, चंबा का जो सलूनी रीजन है वहां पे जो वाइल्ड मैरीगोल्ड है उसकी अच्छे से खेती की जा रही है। तो अभी इसी मिशन के अंतर्गत लेवेंडर की कल्टीवेशन भी की जाएगी। और अगर ये लेवेंडर की कल्टीवेशन जो जम्मू एंड कश्मीर का रीजन है वहां पर जो फार्मर्स है उनको काफी ज्यादा हेल्प मिली है इससे, तो अब हिमाचल प्रदेश में भी यही सेम किया जाएगा। और इसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट कर रही है। अरोमा मिशन को याद रखना कि जो फ्लावर्स हैं उनकी कल्टीवेशन के लिए इसको शुरू किया गया है। और बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो तो यही है कि जो फार्मर्स हैं उनकी जो इनकम है उसको बढ़ावा मिलेगा, और इसके लिए मॉडर्न साइंटिफिक मैथड्स को भी यूज किया जाएगा, क्योंकि नॉर्मली तो लोग ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को ज्यादा यूज करते हैं। गवर्नमेंट अभी यही प्लान कर रही है कि इसके लिए साइंटिफिक मेथड्स को यूज किया जाए। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है, हिमाचल प्रदेश के किस प्रोडक्ट को हाल ही में यूरोपियन जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है हमारी कांगड़ा टी को। जब ये प्रपोजल दिया गया था तब भी हमने इसे डिस्कस किया था कि कांगड़ा टी को ये प्रपोजल दिया गया है यूरोपियन यूनियन के जीआई टैग के लिए। अब ये फाइनली हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा टी को मिल गया है। और आप लोगों को पता ही है कि जो कांगड़ा टी है इसे इंडियन जीआई टैग तो 2005 में पहले ही मिल चुका था, अब यूरोपियन जीआई टैग भी मिला है। सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लो कि जीआई टैग दिया किस चीज के लिए जाता है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, जो एक जगह पर यूनिक प्रोडक्ट है, उसे दिया जाता है। भारत में जब ये भारतीय जीआई टैग जिसको मिला है, तो यानी कि पूरे भारत में अब उसे एक यूनिक रिकग्निशन मिलेगी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। क्योंकि अब कांगड़ा टी को ये मिल गया है तो अब कांगड़ा टी को यूरोप में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो कांगड़ा के टी ग्रोअर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट को यूरोप में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि पूरे यूरोप में भी इसे एक अलग से रिकग्निशन मिलेगी। अब इससे एक और फायदा होगा कि जो टी फार्मर्स हैं कांगड़ा के, उनको बेटर प्राइसेस मिलेंगे, क्योंकि जब भी हम किसी चीज को एक्सपोर्ट करेंगे ऑब्वियस सी बात है यूरोपियन कंट्रीज में, तो उन लोगों को बेटर प्राइसेस मिलेंगे। अब बेटर प्राइसेस मिलेंगे तो इससे एक और भी फायदा होगा, जब लोगों को किसी चीज के बेटर प्राइसेस मिलेंगे तो वो उसे ज्यादा ग्रो करवाएंगे, उसके लिए ज्यादा इनिशिएटिव लेंगे। आप लोगों को पता है क्या कि तो 1998 में जो कांगड़ा में टी की प्रोडक्शन थी वो 17 लाख केजी पर एनम थी, लेकिन अभी वो कितनी रह गई है? 8 लाख केजी पर एनम। बहुत ज़्यादा मतलब इसमें डिक्रीज आ गया है। और पूरी कंट्री में जितनी टी प्रोड्यूस की जाती है उसका 0.01% ये हिमाचल प्रदेश में प्रोड्यूस हो रहा है कांगड़ा में। तो आप लोग खुद सोचो कि अगर देखो अब इसके लिए इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसको यूरोपियन जीआई टैग भी अब मिल गया है, तो यानी कि फॉरेन की कंट्रीज में भी इसे अब रिकॉग्निशन मिलेगी। तो अकॉर्डिंगली इसकी प्रोडक्शन को ज़्यादा करने की ज़रूरत है। पहले 4000 हेक्टेयर के नीचे ये कांगड़ा टी की प्रोडक्शन करवाई जाती थी, लेकिन अब ये 2000 हेक्टेयर के अंडर कांगड़ा टी की प्रोडक्शन की जाती है। क्योंकि लोगों को क्या होता है ना कि इसके लिए लो यील्ड होती है, कम यील्ड होती है, कम प्राइसेस पे, तो लोग लैक ऑफ इनिशिएटिव हो गया है लोगों का कि अब भाई वो नहीं लेना चाहते इसमें इनिशिएटिव। लेकिन अब यूरोपियन टैग मिलने से हो सकता है कि आगे इसमें इंप्रूवमेंट्स आए, क्योंकि लोगों को ज़्यादा प्राइसेस मिलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा प्राइसेस मिलेंगे, कमर्शियल वैल्यू इंक्रीज होगी, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएटिव भी लेंगे। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है, हिमाचल प्रदेश के किस इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर को सतीश धवन अवार्ड मिला है IISc बेंगलोर में? तो इसका सही आंसर है हमारा IIT मंडी। IIT मंडी के एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जिनको अभी सतीश धवन स्टेट अवार्ड मिला है यंग इंजीनियर एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में।
तो ये जो अवार्ड है इसके तौर पर इन्हें 1 लाख रुपए मिला, मोमेंटो और साइटेशन। क्यों दिया जाता है ये अवार्ड? ये उन लोगों को दिया जाता है जो 50 साल से नीचे हो और इंजीनियरिंग साइंसेस की फील्ड में जिन्होंने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन अपना दिया हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अपने बजट स्पीच के दौरान मुख्यमंत्री ने जूलॉजिकल पार्क कहां पर बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है हमारा बनखंडी एरिया, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बनखंडी एरिया में जूलॉजिकल पार्क बनाया जाएगा और बजट स्पीच में ये मुख्यमंत्री ने हमारे कहा हुआ है। अब ये जो हमारा जूलॉजिकल पार्क है ये लगभग 200 हेक्टेयर के एरिया में आएगा, जो फॉरेस्ट एरिया है वहां पर इसे बनाया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट को बनाने की जो कॉस्ट है वो भी 200 करोड़ रुपए के लगभग होगी। जो पहला फेज होगा उसमें स्टेट गवर्नमेंट लगभग 60 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए देंगे। अब ये न्यूज में इसलिए आया था कि 15 अप्रैल तक कहा गया है कि इसकी एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बना दिया जाए, वो मतलब फाइनल कर दी।